नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जितना अहम बीजेपी के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस के लिए है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के लिए जीवन मरण का सवाल इसलिए भी हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत का रुख कर्नाटक से ही तय होगा। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उत्तर भारत में चरम पर है, इसलिए आगे बढ़ने की संभावना नहीं बची है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां सीटें घटने की आशंका है। इसी कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने दक्षिणी राज्यों में पूरी ताकत झोंक रखी। कर्नाटक भाजपा के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। बीजेपी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटें जीती थी और 2018 में महज 104 सीटें जीत पाई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी को यहाँ कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऑपरेशन कमल के जरिए जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर ही सरकार बनाई थी। इस बार बीजेपी अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत पाना चाहती है ताकि वह दक्षिण में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सके, लेकिन राह बहुत कठिन है। बीजेपी के सामने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बजाय बीएस येदियुरप्पा को आगे रखा गया है। इसके अलावा राज्य में चल रहे विभिन्न विवाद भी बीजेपी की राह में बाधा बनकर खड़े हैं। इनमें दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, आरक्षण का मसला, अमूल नंदनी विवाद प्रमुख हैं। हिंदी को लेकर बीजेपी की पक्षधरता जग जाहिर है। इससे भाजपा को जहां हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनावी फायदा मिलता रहा है, तो दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के चलते नुकसान होता रहा है। कर्नाटक चुनाव के समय अन्य राज्यों में भी हिंदी विरोधी खबर तेज हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने CRPF भर्ती परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में करवाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। इसी तरह पिछले दिनों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं से दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने का आदेश दिया था। इसका कर्नाटक समेत सभी दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध के चलते भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इससे एक बार फिर दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी नई लहर शुरू हो गई, जिसका चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। 2023 की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि गुजरात का अमूल और कर्नाटक का नंदिनी दोनों ब्रांड साथ मिलकर काम करेंगे। कर्नाटक के लोगों ने इसका भी विरोध किया और विपक्ष ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कड़े हमले किए। लोगों को आशंका है कि अमूल के चलते उनके लोकप्रिय ब्रांड नंदनी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय का 4% आरक्षण खत्म करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इसके चलते बीजेपी और आरएसएस की कथनी करनी में अंतर एक बार फिर सामने आ गया। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जहां अपने कार्यकर्ताओं से मुस्लिम समाज के साथ मेलजोल बढ़ाने की अपील करते हैं, वहीं राज्य की बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय का आरक्षण ही खत्म कर दिया। बेशक अल्पसंख्यक समुदाय को 10% EWS आरक्षण कोटा में शामिल कर दिया है, लेकिन इससे अल्पसंख्यक समुदायों में बीजेपी के प्रति अविश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। साथ ही सरकार के अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण के फैसले का भी खूब विरोध हो रहा है। आरक्षण पर लिए गए इन दोनों फैसलों से सवर्ण हिंदुओं और लिंगायत व वोक्कालिंगा समुदाय खुश है। इसका बीजेपी को चुनाव में फायदा हो सकता है, लेकिन इससे विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। इसके साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद भी बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। इन तमाम विवादों और विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी जीत के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस कर्नाटक से ही दक्षिण में सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस को हालात अपने अनुकूल लग रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक का गढ़ जीतने के बाद इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अपनी वापसी की हवा बनाना चाहती है।
ताकि लोकसभा चुनाव में वह अपना दावा मजबूती से पेश कर सके। बीजेपी भी कर्नाटक में जोरदार वापसी करके दक्षिण में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाना चाहती है। यदि बीजेपी सफल रहती है तो लोकसभा चुनाव से पहले वह यह प्रचार करेगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह बेअसर रही। वहीं यदि कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगता है तो कांग्रेस दक्षिण में ब्रांड मोदी की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करेगी। राज्य में तीसरी राजनीतिक शक्ति पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस है। 2018 में उसे 38 सीटें मिली थी। उस समय बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तहत उसके कुछ विधायक तोड़ लिए थे। इस बार भी यदि राज्य में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार के गठन में जेडीएस की अहम भूमिका रहेगी। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव में वोट कटुआ के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगी। राजनीतिक प्रेक्षकों का साफ कहना है कि कर्नाटक में यदि बीजेपी की वापसी नहीं होती है तो उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। यही कहा जाएगा कि उसे दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन यदि कांग्रेस कर्नाटक में भी विफल रहती है तो उसके नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाएगा और लोकसभा चुनाव में उसे कोई खास सफलता मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए कांग्रेस में नई ऊर्जा के संचार के लिए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी से ज़्यादा अहम है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।